Hello students, today we are going to learn the third part of our first lesson, working of the constitution, that is our political science subject. And in first part we have learned about democracy, and in second part we have learned about social justice and social equality. दोस्तों ये सब्जेक्ट थोड़ा लेंदी होने की वजह से इस सब्जेक्ट को इस टॉपिक को हमने थोड़ा सा स्प्लिट किया है, 3 पार्ट में इसको बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट में हमने डेमोक्रेसी के ऊपर बात की या उसको तो समझा हमने। सेकंड पार्ट में सोशल जस्टिस और सोशल इक्वलिटी के ऊपर हमने डिस्कस किया। तो फर्स्ट पार्ट में हमने, अगर हमें डेमोक्रेसी को मजबूत बनाना है, हमारे भारतवर्ष की जो संविधान है या लोकशाही है उसको अगर मजबूत करना है तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होगी। जितनी भी सरकारें हैं, जितनी भी जनता है, जितने भी लोग हैं जो हमारे भारत में रहते हैं, उनको पॉलिटिकल मैच्योरिटी लानी होगी, तभी जाके हमारी डेमोक्रेसी मजबूत हो सकती है। सिर्फ नेम सेक के लिए वहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं चलेगा, आपको पॉलिटिकल मैच्योर होना पड़ेगा, लोगों की समस्या वहाँ आपको रखनी होगी और बदलाव लाना होगा और डेवलपमेंट करना होगा। ये तभी हो सकता है जब किसी में पॉलिटिकल मैच्योरिटी हो। दूसरा, जो राइट टू वोट हमें दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो आपको निभाना होगा। जिस दिन वोटिंग होता है उस दिन छुट्टी मना के या जिस छुट्टी है सोच के अगर हम पिकनिक नहीं जा सकते। आपको वो राइट टू वोट या जो हमें वोट इसलिए दिया, मतलब हमें देना चाहिए ताकि अच्छी से अच्छी सरकार हमारे ऊपर मतलब राज्य करें और अच्छे डिसीजन मेकर्स हो, अच्छे जो काम करने वाले लोग हैं उनको सही मायने में मौका मिले। तो हमें राइट टू वोट का भी अधिकार निभाना जरूरी है, तभी हमारी डेमोक्रेसी मजबूत हो सकती है। हमारी डेमोक्रेसी मजबूत तभी हो सकती है जब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी होगी, मतलब पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होगा। जैसे हमारे भारतवर्ष में ये सिस्टम ऑलरेडी लागू है। सेंटर में अलग अगर किसी पक्ष का अगर सरकार रहेगा तो राज्य में कोई और होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में कोई और पार्टी के लोग रहते हैं, ग्राम पंचायत में लोकल जो गवर्नमेंट्स होती है वो दूसरे तरीके से चलाई जाती है। तो जो पावर है वो डिवाइड हो गया है। इसकी वजह से हमारी लोकशाही और मजबूत हो गई, ताकि किसी का यहाँ तानाशाही नहीं चलती या यहाँ किसी की हुकुमशाही नहीं चलती। इसलिए हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होने में उसका एक बहुत ही योगदान है। और चौथा पॉइंट है राइट टू इंफॉर्मेशन। इससे भी हमने ये कायदा जब 2005 में जब आया, इसको पारित किया गया, तो लोगों के ऊपर या जो लोग जो सरकार में जो काम करते हैं उनके ऊपर अंकुश रखने में हम कामयाब हो गए, क्योंकि वो मनमानी नहीं कर सकते, अपने मन जैसा बर्ताव नहीं कर सकते। जो भी वो काम करते, जो भी एक्सपेंडिचर करते, जो भी पैसा खर्चा करते दुनिया जनता के लिए, उसके ऊपर हम ऑडिट कर सकते हैं, उसका लेखा जोखा हम मांग सकते हैं। और किसी भी इंस्टीट्यूशन का अगर हमें कुछ अगर जानकारी लेनी है तो हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत उस इंस्टीट्यूशन का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हम लेखा जोखा ले सकते हैं, जिसके वजह से जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर एक अंकुश आ गया और वो सही तरीके से काम करना शुरू किया। तो ये हमारा जो 4 टॉपिक है ये हमारे डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। दूसरे पार्ट में हमने सोशल जस्टिस और सोशल इक्वलिटी कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा ऑब्जेक्टिव है। अगर इसको मेंटेन करना है या सोशल जस्टिस और सोशल इक्वलिटी सभी को मिलना चाहिए हमारे भारतवर्ष के लोगों को, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस किए गए। जैसे पहला प्रोविजन था पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। ये करना क्यों जरूरी था? क्योंकि जब इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद कुछ एक डिकेड तक जितना प्रोग्रेस होना चाहिए था, जो पिछड़े वर्ग के कुछ लोग थे, उसके बाद कुछ ऐसे अनुसूचित जाति जमाती थे, एसटी लोग अभी भी है, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनका एजुकेशन सिस्टम में उतना सहभाग नहीं है, उसके बाद नौकरियों में उनका सहभाग नहीं है, तो उनको भी साथ में लेके आना है, उनको भी प्रोग्रेस करना चाहिए, उनका भी डेवलपमेंट होना चाहिए। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है कि उनको कुछ सीट रिजर्व किया जाए। तो वो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हो गया, जिसकी वजह से सोशल जस्टिस और सोशल इक्वलिटी हम मेंटेन कर सकते हैं।
प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट्स, हम किसी के खिलाफ अपशब्द नहीं बोल सकते, किसी का अपमान नहीं कर सकते या किसी को ऊंच नीच नहीं दिखा सकते। तो ये अगर कोई करता है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है जिसके तहत सोशल जस्टिस और सोशल इक्वलिटी हम मेंटेन कर सकते हैं। तीसरा है प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज जो कुछ कास्ट है उनके लिए भी, उनको भी साथ में लेके चलने के लिए कुछ उनके लिए भी प्रोविजंस, कुछ रिजर्वेशन किया गया है और जिसकी वजह से हम सोशल जस्टिस और सोशल इक्वलिटी मेंटेन कर सकते हैं। और चौथा है लॉज रिलेटिंग टू वुमेन्स एंड प्रोविजन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जैसे मैंने पहले सेकंड पार्ट में बताया था कि हमारे स्त्री का या हमारे वुमेन्स का उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है हमारे संसद में, हमारे किसी भी हाउस में या किसी सोशल एक्टिविटी में। तो जब से ये बिल पारित हुआ है 33% रिजर्वेशन का और कुछ राज्यों में तो 50% का बिल पारित हुआ है, उसके वजह से आज के तारीख में हमारे हर एक कार्यक्रम में, हर एक पॉलिटिकल इलेक्शन हो या कोई सोशल एक्टिविटी हो, उसमें हमारे स्त्री का या वुमेन्स का सहभाग बढ़ता जा रहा है और ये बहुत ही अच्छी बात है। और पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला के जो चलने की जो अभी आदत बन रही है, जिसकी वजह से हमारा डेमोक्रेसी स्ट्रांग बन सकता है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी स्ट्रांग बन सकता है। तो ये हो गए हमने दो पार्ट में हमने जो बात की थी, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो होप इस दोनों पार्ट आपको समझ में आए होंगे। आज हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है, रोल ऑफ जुडिशरी, इसके ऊपर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जुडिशरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ रोल होता है क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ बहुत तरह के लोग रहते हैं, बहुत जाति के लोग रहते हैं और थोड़े अमीर थोड़े गरीब, ऐसी सारी चीजें यहाँ मौजूद है। और यहाँ भाषा अलग है, उसके बाद अलग अलग स्टेट्स है, उनका रहन सहन अलग है। तो आपस में थोड़ी बहुत मनमुटाव हो सकता है, थोड़े से झगड़े हो सकते हैं। तो ये अगर किसी का ग्रीवेंसेस है तो ये सोशल इशू नहीं बनना चाहिए। उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कंट्रोल में रखने के लिए, सोशल कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल में रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी सिस्टम बनाया गया। तो जुडिशरी सिस्टम क्या होता है आपने देखा होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कोर्ट होते हैं, उसके बाद स्टेट लेवल पे कोर्ट होते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप एक जुडिशरी सिस्टम बना गया है। उसके बाद उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए हमारा पुलिस सिस्टम्स है और कोई भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप उस जगह पे जाके अपने न्याय के लिए मतलब अपील कर सकते हैं। और हमारा जुडिशरी सिस्टम हमारे गवर्नमेंट के ऊपर भी काबू रखता है या अंकुश रखने में मतलब मदद करता है। सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू स्ट्रेंथन आवर डेमोक्रेसी। हमारे डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने में हमारे जुडिशरी सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान है। जी हाँ दोस्तों, ये सोशल जस्टिस और सोशल इक्वालिटी अचीव करने में भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जितने भी हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास अधिकार है चेंजेस करने का, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने का अधिकार है। जो लोकसभा में, जो हमारे संसद में जितने भी हमारे एमपी जाते हैं, वो अगर जरूरत के मुताबिक चेंजेस होता है, क्योंकि 1950 में जब एक कॉन्स्टिट्यूशन पारित किया गया था उस टाइम की रिक्वायरमेंट अलग थी। और अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम सभी में एडवांस करते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 1950 में हमारे पास मोबाइल नहीं थे, लेकिन अभी आज देखेंगे तो सभी के हाथ में आपको मोबाइल मिलेंगे। तो उस टाइम साइबर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जिक्र नहीं किया गया। तो अगर कुछ अभी के जरूरत के हिसाब से अगर उसमें कुछ चेंजेस लाना है तो हमारे लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं वो एक साथ बैठ के संसद में उसके ऊपर डिस्कस करते हैं और अमेंडमेंट करते हैं और नए नए संसद में एक्ट पारित करते हैं। और फिर वो जब ये एक्ट पारित हो जाएगा फिर सभी जनता के लिए वो लागू होता है। लेकिन ये करते वक्त उनको ये याद रखना होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो
ये नहीं होना चाहिए, वो हार्म नहीं होना चाहिए, उसको उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। तो टू अचीव सोशल जस्टिस एंड सोशल इक्वालिटी our judiciary systems plays a vital role. So the basic framework of the constitution should not be hampered, या उसके साथ कोई जोड़ तोड़ नहीं करना चाहिए। बेसिक फ्रेमवर्क क्या होता है, जिसमें आप अभी अगर कल जाके किसी ने बोल दिया कि नहीं इंडिया में इलेक्शंस नहीं होंगे और जो पहले राजा महाराजा या जो डिक्टेटरशिप चलता था वैसे ही काम चलेगा, वैसे राज्य सरकारें चलेगी, तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर के साथ, बेसिक फ्रेमवर्क के साथ छेड़खानी करना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि यहाँ की जितने भी इलेक्शंस होगी, जितनी भी सरकारें चलेगी, वो रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म में होगी। तो जनता उनको चुनेगी और जनता के सहभाग से, जनता के वोट होने के बाद, इलेक्शन होने के बाद ही सरकारें स्थापित होगी और वो सारी सरकारें पूरे देश के ऊपर राज्य करेगी। तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। दूसरा है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर फेडरल है। फेडरल मतलब स्टेप बाय स्टेप, नीचे लोकल गवर्नमेंट से लेके ऊपर तक, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी आप बोल सकते हैं। तो सभी के हाथ में छोटी छोटी, मतलब छोटा अगर ग्राम पंचायत है उनके हाथ में कुछ सत्ता है, तहसील में भी कुछ सत्ता है, डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ सत्ता है, स्टेट में सत्ता है, उसके बाद सेंटर में सत्ता है। तो हो सकता है अलग अलग पार्टी के लोग हो, लेकिन कोई एक आदमी मतलब हावी नहीं हो सकता किसी डिसीजन के ऊपर या किसी अपने निर्णय के ऊपर। तो अलग अलग ये हो सकता है, व्यू हो सकता है, जिसके तहत हम अच्छा इंप्रूवमेंट लाने के लिए उसकी में मदद आ सकती है। जैसे आपने देखा कि अगर कुछ अमेंडमेंट लाना है तो संसद में बहस होती है, उसमें विरोधी पक्ष से लेके जो अपक्ष होते हैं वो भी उसमें सहभाग लेते हैं, उसके बाद रूलिंग पार्टी भी सहभाग लेती है और एक पूरा डिस्कशन होने के बाद सहमति से किसी बिल को पारित किया जाता है। तो ये एक डेमोक्रेसी या हमारे लोकशाही का एक अच्छा ये है, एक प्लस पॉइंट है कि कोई भी अगर हम बदलाव चाहते हैं तो वो डिस्कस करके हम आगे लाए। ये इसलिए इसको हम फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। प्रमोशन ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस, ये हमारा बेसिक फ्रेमवर्क है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी बनी होनी चाहिए, भले किसी ही कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, सभी में यूनिटी होना चाहिए। कोई अगर नेशन के लिए अगर या कोई देश के प्रति अगर कोई निर्णय होता है तो समाज के सभी तत्वों को लेके हमें काम करना होगा, तभी जाके हमारी जो देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी बनी रहेगी। सोवरेनिटी ऑफ द नेशंस, सोवरेनिटी मतलब हमारे ऊपर कोई दूसरा हावी नहीं हो सकता। जो भी हमें अगर निर्णय लेना है तो इंडिया के अंदर ही जो सभी मिलकर जो निर्णय लेंगे वो सभी के लिए मतलब ये होगा, लागू होगा। दूसरे कंट्री के लोग उसके ऊपर हमें कोई मतलब हमें सलाह नहीं दे सकते या हमारे कामकाज में नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो हमारी सोवरेनिटी अखंडता बनी रहने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फ्रेमवर्क है। उसके बाद सेक्युलरिज्म एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी मेंटेन। सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन मुद्दा है कि हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष है और वो कभी भी उसमें मतलब अंतर नहीं होना चाहिए। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी है हमेशा बना रहना चाहिए, इसके ऊपर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट हावी नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो रोल ऑफ जुडिशरी का यहाँ बहुत ही एक रोल मतलब ये प्ले कर सकता है। दूसरा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज अ डायनामिक एंड लिविंग डॉक्यूमेंट। डायनामिक मतलब एक बहुत ही मतलब इसमें उसका एक वजन है समाज में, और ये सारे भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर हमें लागू होता है। और लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब हम यहाँ चेंजेस ला सकते हैं। चेंजेस जैसे जैसे वक्त के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक इसमें हम चेंजेस ला सकते हैं। तो ये हमारे लोगों के ऊपर है या हमारी सरकार के ऊपर है कब चेंज लाना, एंड कैन बी चेंज एज पर सिचुएशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर
कंट्रोल किसका रहेगा? हमारे जुडिशरी सिस्टम का। अगर संसद में कुछ अगर हमने पारित कर दिया तो हमारी जुडिशरी सिस्टम उसका रिव्यू करेगी, वो सही है या गलत है वो देखेगी, समाज के सभी वर्गों का उसमें ध्यान रखा है कि नहीं रखा है ये भी देखा जाएगा। अगर उनको सही लगता है तो वो उसको पारित कर देगी, नहीं तो वो कैंसिल भी कर सकती। तो हमारे जुडिशरी सिस्टम का उसके ऊपर बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ जुडिशियल डिसीजन? सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट। अभी जुडिशियल सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है, जिससे अगर हमारा जुडिशरी सिस्टम अगर सही नहीं होगा तो हमारा फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट नहीं होगा। व्हाट आर आवर फंडामेंटल राइट्स? हमारे फंडामेंटल राइट्स है हम कहीं भी घूम सकते हैं, हमारे पास फ्रीडम है, फ्रीडम टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, फ्रीडम टू राइट एनीथिंग अबाउट एनीबॉडी। एनीथिंग मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए उनकी मतलब उनकी भावना को हम ठेस पहुंचाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी हम इलेक्शन लड़ सकते हैं। दीज आर आवर फंडामेंटल राइट्स। दूसरा है जजमेंट्स आर गिवन। कुछ ऐसे जजमेंट्स अगर दिए जाते हैं जिसमें कुछ हमारे जो फंडामेंटल राइट है, जैसे राइट ऑफ चिल्ड्रंस के कुछ राइट्स है, ये प्रोटेक्ट किए कि नहीं ये भी देखना जरूरी है, ये जुडिशरी सिस्टम का काम होता है। और कुछ हमारे ह्यूमन राइट्स है, फ्रीडम्स है, ये भी प्रोटेक्ट किया है कि नहीं ये भी देखना जरूरी है। तो ये अगर हम सारी चीजें अगर हम देखेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी रिक्वायर्स गुड गवर्नेंस और बेस्ट गवर्निंग प्रैक्टिस। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। अच्छी सरकार किसको बोला जाएगा, किसको मतलब बोला जाएगा कि ये अच्छी सरकार है? जिस सरकार में ये सारी चीजें अगर दिखाई देती तो दैट गवर्नमेंट विल बी कॉल्ड एज अ गुड गवर्नेंस। व्हाट शुड बी डन टू ब्रिंग गुड गवर्नेंस इन डेमोक्रेसी? लोकशाही में अच्छे सरकार स्थापित होने के लिए उस सरकार में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, तभी जाके उस सरकार को हम या उस गवर्नेंस को या उस सरकार को हम अच्छे गवर्नमेंट मान सकते। सबसे पहले गवर्नमेंट में दैट गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट अकाउंटेबल होना है, हर काम के लिए जिम्मेदारी उनके प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि कोई भी अगर डिसीजन लिया तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने डिसीजन लिया, जो भी अच्छा होगा जो भी बुरा होगा उसके लिए हम स्टैंड करते हैं, ये गवर्नमेंट का स्टैंड होना चाहिए। दूसरा, इफेक्टिव एंड इफिशिएंट गवर्नमेंट होनी चाहिए, तभी उसको गुड गवर्नेंस बोला जाएगा। इफेक्टिव मतलब कोई चीज अगर इंप्लीमेंट किया तो उसका रिजल्ट आना चाहिए, उसका इफेक्ट दिखना चाहिए। और इफिशिएंट मतलब जो भी लोगों के लिए उसका फायदा होना चाहिए, तभी जाके वो गवर्नमेंट है गुड गवर्नेंस में मानी जाएगी। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, कोई अगर क्वेरी आता है तो उसको रिस्पॉन्स करना जरूरी है। अगर कुछ अपोजिशन पार्टी अगर कुछ बोलती है तो उसको रिस्पॉन्स करना चाहिए कि नहीं बाबा, मैं अगर सत्ता में हूं तो मैं ही जो करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको सारे वर्गों का, सारे जो पक्ष है उनको उनका सुनना पड़ेगा और आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, तभी जाके वो रिस्पॉन्सिव या गुड गवर्नेंस में उस सरकार को माना जाएगा। तीसरा है ट्रांसपेरेंसी इन वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के काम करने में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। जो भी काम करते हैं, जो भी फंड हम यूटिलाइज करते हैं, जो भी लोगों के लिए जो योजनाएं लाती है, उसमें सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। अगर किसी योजना का लाभ अगर एक वर्ग को अगर मिल रहा है तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, या कोई फंड अगर हम खर्चा कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही वर्ग को वो मिल रहा है, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं। उसका सेम डिवाइड होना चाहिए सभी लोगों के लिए और उसका फायदा सभी को मिलना चाहिए। और जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कोई ऐसा छुपा हुआ एजेंडा नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये राइट टू इंफॉर्मेशन बहुत इसमें रोल उसका हमें उसका इम्पोर्टेंस पता चलता है कि कोई भी चीज अगर गवर्नमेंट कर रही तो किसी भी टाइम आप राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आप अपना अर्जी लगा सकते हैं और उसके बारे में जो भी योजना है, जो भी पॉलिसीज है, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। सो जस्ट एन ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट, ये भी गुड गवर्नेंस का एक पॉइंट है। मतलब सभी को, जस्ट एन ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट मतलब सभी को साथ में लेकर जाना, किसी एक धर्म को, किसी एक राज्य को या किसी एक पार्टी को
या किसी एक समुदाय को आप बेनिफिशियरी नहीं बना सकते। आपको अगर भारतवर्ष को अगर आगे बढ़ाना है तो आपको इस भारत में जितने भी लोग रहते हैं, हमारे इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं, उनको साथ में डेवलप करना है और साथ में लेके चलना है, तभी जाके वो गुड गवर्नेंस माना जाएगा। एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द गवर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कोई भी डिसीजन, एक बार अगर मैं इलेक्ट होके आ गया तो मैं जो डिसीजन लूंगा वो सही है ये नहीं होगा। आपको कुछ चीजें लोगों को भी पूछनी पड़ेगी और हर एक डिसीजन में आपको लोगों का सहभाग होना जरूरी है, तभी जाके गुड गवर्नेंस क्रिएट हो सकता है। सो दोस्तों, इस चैप्टर में हमने वी टुक अ रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। हमें इंडियन डेमोक्रेसी कैसे काम करते हैं, वो लोगों के लिए कैसे मतलब फायदेमंद होता है और कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें क्या रोल है, ये देखा हमने। देयर आर मेनी चैलेंजेस बिफोर इंडियाज डेमोक्रेसी। हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस है, लेकिन इस चैलेंजेस को हम ओवरकम डेफिनेटली करेंगे जैसे जैसे हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर होती जाएगी। आज के तारीख में हमारे डेमोक्रेसी का दुनिया में नाम लिया जाता है और इतने बड़ा देश होने के बावजूद भी 135 करोड़ जो जनता है, इनको एक साथ लेके चलना इतना आसान नहीं है। लेकिन हमारी इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हम ये कर पा रहे हैं और इस कॉन्स्टिट्यूशन का पूरे दुनिया में बोलबाला है, चर्चा है और उसी की वजह से हम अभी तक एक डेवलपिंग नेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। Before democracy, governments, acts and policies have not put an end to all the problems. गवर्नमेंट के कुछ एक्ट्स, कुछ पॉलिसीज किसी समस्या को खत्म नहीं करती, लेकिन उसको थोड़ा सा कम तो कर सकती। ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, समस्या आती जाएगी, उसको हम सुलझाते जाएंगे। इसी का नाम लाइफ है और इसी के तर्ज पे ही हमारी दुनिया चलती है। और देयर आर सेवरल न्यू प्रॉब्लम्स confronting us। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे सामने आते जाते रहते हैं। However, what is important is that the people in India have developed a democratic mindset। हमारे भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं, हमारे माइंड में हम अभी एक बच चुका है कि हमारा राष्ट्र एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र है। भारतवर्ष एक डेमोक्रेसी से चलने वाला देश है और ये ऐसे ही चलेगा तभी हमारी दुनिया मतलब हमारे देश का भला है। अगर इसके ऊपर किसी मतलब डिक्टेटरशिप आएगा या कोई राष्ट्र आएगी तो वो भला नहीं कर सकती। एक और एक ही रास्ता है जो डेमोक्रेसी है और इसको चलाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा योगदान है। सो इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ इंडिया। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में इलेक्शन प्रोसेस कैसे काम करता है हमारे इंडिया में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई होप ये तीनों पार्ट आपको समझ में आए होंगे और कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो नीचे पीछे वाले पेज में एक्सरसाइज दिया है, आप उसको मतलब ये कर सकते, गो थ्रू कर सकते हो। अगर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर आपको मतलब आंसर दूंगा। और माई सेल्फ इज मारुति मानगांवकर फ्रॉम इंस्पायर एकेडमी। और कोई भी अगर समस्या होगी तो आप वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप लिख सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।